के चुनाव को फतह करने के लिए। लेकिन विपक्षी गठबंधन सीट बंटवारे में ही अभी उलझा है और अभी तक इंडिया गठबंधन के बीच सीट बंटवारे को लेकर फॉर्मूला तय नहीं हो पाया है। वहीं बीजेपी ने जीत की हैट्रिक का प्लान भी सेट कर लिया है। हैट्रिक का जो प्लान बीजेपी ने बनाया है वो राम प्लान है। आर का मतलब आरएसएस, ए का मतलब अयोध्या और एम का मतलब महिला और मुस्लिम फैक्टर। हाँ, राम प्लान के जरिए अब कैसे बीजेपी ने इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव में विजय की तैयारी की है वो भी आपको बताएं कि दरअसल प्रभु रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को विश्व प्रसिद्ध बनाने के लिए बीजेपी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भरपूर साथ मिल रहा है और संघ ने 24 मार्च तक करीब 2.5 करोड़ श्रद्धालुओं को अयोध्या दर्शन करवाने का प्लान भी बनाया है। हर 100 श्रद्धालुओं में संघ का एक स्वयंसेवक व्यवस्था देखने के लिए अपॉइंट किया गया है और टेंट सिटी में भोजन के लिए भी व्यवस्था की गई है, रहने के लिए भी व्यवस्था की गई है फ्री में। इसके अलावा अयोध्या के हर घर में लिफाफा भेजने की भी तैयारी है जिसमें लोग अपने घर की रोटियां श्रद्धालुओं के भोजन के लिए देंगे। लेकिन इन सब खबरों के बीच अभी तक आपको लगा होगा कि बीजेपी सिर्फ हिंदू वोट पर नजर रख रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल बीजेपी की नजर मुस्लिम वोट बैंक पर भी है और उसके लिए अलग से काम चल रहा है। देश के सबसे बड़े सूबे यूपी में शुक्रिया मोदी भाईजान कार्यक्रम का भी आगाज करने जा रही है बीजेपी, जो कि 14 या 15 जनवरी से शुरू होगा। 2014 हो या 2019, मोदी की प्रचंड जीत में महिला वोटर्स को रोल भी काफी अहम रहा है और इसलिए मंगलवार को बीजेपी महिला मोर्चा की एक बड़ी बैठक भी दिल्ली में हुई थी। जल्द पीएम मोदी को लेकर महिलाओं से जुड़े एक बड़े कार्यक्रम की भी तैयारी की जा रही है। ऐसे में आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी के प्लान राम के आगे विपक्ष का कौन सा प्लान काम आएगा, क्योंकि लगातार अभी इंडिया गठबंधन के बीच सीट बंटवारे को लेकर के ही असमंजसता दिखाई दे रही है। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। प्रीति अग्रवाल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। यश श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। और डॉक्टर राहुल यादव जी समाजवादी पार्टी के नेता जुड़ गए हैं। अभी कुछ ही देर में राजनीतिक विश्लेषक मनीष कुमार गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप तीनों मेहमानों का फिलहाल बहुत बहुत स्वागत है। यश श्रीवास्तव जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं चर्चा की। अभी इंडिया गठबंधन में केवल सीट बंटवारे को लेकर के ही असमंजसता दिखाई दे रही है। उधर भारतीय जनता पार्टी का हम जिक्र करें तो पूरी जीत की हैट्रिक लगाने के लिए प्लान सेट कर लिया गया है। ऐसा ये लग नहीं रहा कि इंडिया गठबंधन बहुत देरी करता हुआ नजर आ रहा है? दो बातें हैं। पहली बात, असमंजस इसको केवल कहा जा रहा है बीजेपी के द्वारा, क्योंकि हम हर रोज मीडिया में नाच गाना ढोल ताश लेके मास्टर स्ट्रोक चिल्लाते हुए नहीं घूम रहे हैं। सिर्फ इसलिए असमंजस बताया जा रहा है। आंतरिक प्रक्रिया क्या चल रही है वो जानने की बड़ी उत्सुकता है भाजपा आरएसएस को, क्योंकि पूरा विपक्ष इनके झूठ और अत्याचार के खिलाफ एकजुट हो रहा है, तो उसको असमंजस का नाम दिया जा रहा है। दूसरी बात, जो इनकी हैट्रिक की प्लानिंग कहते हैं, ये हैट्रिक की प्लानिंग नहीं है, ये इनका ईवीएम मैनिपुलेशन का खाका है, ये इनका नफरत बनाने का एजेंडा है। ये हिंदू और मुसलमान दोनों के अंदर एक दूसरे के लिए नफरत भर के दोनों को ही बेवकूफ बनाने का इनका प्लान है, ये इनका काम। अभी आप बता रहे थे कि अयोध्या में ही सबसे बड़ी मस्जिद भी नहीं, आप तो थैंक यू मोदी भाईजान बता रहे थे कुछ। अयोध्या में ही सबसे बड़ी मस्जिद भी बनाई जा रही है, जिसमें कि अरब देशों में से शाही इमाम आके पहली नमाज पढ़ेंगे, लेकिन व्हाट्सएप पे लगातार हिंदू मुसलमान को एक दूसरे के खिलाफ भड़काया जा रहा है। ऐसा क्यों, ये सवाल उठते हैं। इतने इनके हेड ट्रिक और कोई सी भी ट्रिक ये खेलते रहे, लेकिन युवाओं के साथ तो ट्रिक खेल रहे हैं। बेरोजगारी नहीं है, बेरोजगारी कम नहीं हो रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई कम नहीं हो रही है, वो तो जनता के साथ ट्रिक खेले हैं ये। तो चुनाव की तैयारी, मैं बार बार कह रहा हूं, आज फिर कहता हूं, चुनाव जिस उद्देश्य से होता है, देश के कल्याण के लिए, एक निष्ठावान सरकार बनाने के लिए, उस उद्देश्य को इस देश में सभी को याद रखना चाहिए। हमें याद है, जनता को याद है, मीडिया को भी सबको याद आ जाना चाहिए। कुछ को याद है, कुछ को नहीं है, सबको याद आ जाना चाहिए और इस देश को एकजुट होना चाहिए। रही बात सीटों की, तो विश्वास रखिए समय के साथ चरणबद्ध तरीके से सारी सूचनाएं जनता में सार्वजनिक की जाएंगी।
हम चलिए, आप ये विश्वास जनता को और मीडिया को दिलाने की बात कर रहे हैं यश जी, लेकिन ये विश्वास आपको अपने सहयोगी दलों को दिलाना पड़ेगा, क्योंकि बयान उन्हीं की तरफ से आ रहे हैं। अखिलेश यादव लगातार ये कह रहे हैं कि यदि राहुल गांधी की यात्रा से पहले सीट बंटवारे का फॉर्मूला तैयार नहीं हुआ, सीट बंटवारे की जो रणनीति है वो तय नहीं हुई, तो यात्रा में वो शामिल नहीं होंगे, क्योंकि ये यात्रा केवल कांग्रेस की होगी। और तमाम तरह के दल, जेडीयू का हम जिक्र करें, वो भी कह रहे हैं कि भाई ये यात्रा कांग्रेस अपने लिए निकाल रही है, किसी राजनीतिक दल से, किसी सहयोगी दल से उन्होंने मशविरा किया ही नहीं है। नहीं, देखिए, यात्रा के बारे में ऐसा है कि ये बातें भी मैं फिर से कहूंगा कि यात्रा जहां तक आती है तो कांग्रेस ने निश्चित रूप से पिछले साल भारत जोड़ो यात्रा की, उसमें करोड़ों लोग हमारे साथ जुड़े। अभी हम फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, मैं फिर वो बताने के लिए हो जाएगा कि न्याय हम किन चीजों पर मांग रहे हैं इस सरकार से और जनता की तरफ से खड़े हो रहे हैं। तो ये कांग्रेस की अपनी एक विचार खड़ा हुआ। सभी पार्टियों का स्वागत है, सभी लोगों का स्वागत है, सबका स्वागत है उस यात्रा में। तो यदि दूसरे दल चाहेंगे तो वो जरूर इस तरह का कुछ ना कुछ, और वो निश्चित रूप से कर रहे हैं। अंततः हम सब झूठ और अत्याचार के दम पर झूठी सरकार के खिलाफ खड़े हैं। तो ये जो छोटी मोटी बातें हैं, इनकी सत्यता पूरी तरह प्रमाणित होने के बाद और सारी बातों के होने के बाद, सीट बंटवारे के बाद, चुनाव के नतीजों और चुनाव के प्रयासों में आपको इसका सच दिखेगा। चलिए, ठीक है। प्रीति अग्रवाल जी, हमने राहुल गांधी की यात्रा का जिक्र किया तो शुरुआत भी आपसे वहीं से कर लेते हैं। मणिपुर में उनको इजाजत नहीं मिली है चुनावी जो जनसभा जहां से वो यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर जो कानून व्यवस्था उसका हवाला दिया जा रहा है कि कानून व्यवस्था वहां बिगड़ सकती है। ऐसे में अब ये आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। मणिपुर के नाम से तो खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल बेचैन हो जाती है जैसे कांग्रेस नाम लेती है। तो प्रीति जी, आवाज आ रही है आपको? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बोलिए। जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि राहुल गांधी जी को अपने जितने भी इनके फॉरेन ट्रिप्स हैं उससे और बाकी सब चीजों से फुर्सत नहीं मिलती है, तो वो अनर्गल कुछ कुछ बोलते रहते हैं। बोलने से नहीं होता है, काम करने से काम होता है। अभी जो आप ये घमंडिया गठबंधन की बात कर रहे थे, तो मैं उस पर भी अपने विचार ये रखना चाह रही हूँ। अभी जो मेरे भाई ये बोल रहे थे, तो मुझे ये बताइए कि किस I.N.I.D. की हम बात कर रहे हैं। ममता बनर्जी जी मना कर रही हैं कि हमें वेस्ट बंगाल में कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करना है। लेफ्ट जो है वो डिनाई कर रहा है कि हमें केरला में नहीं करना है। यूपी के अंदर सपा वो जो है अपनी लिस्ट लाने वाले हैं, अभी पता लगा है कि नेक्स्ट वीक उनकी लिस्ट आने वाली है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है वो ये कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है वो बाय डिफॉल्ट ही, क्योंकि अपने एक तरह के बिहेवियर की वजह से वो खुद ही अलायंस उनका हो गया है, जबकि उनका भी कोई भरोसा नहीं है कि वो पंजाब में अलायंस करेंगे कि नहीं करेंगे। अब हम टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस की बात कर लेते हैं, तो वो आंध्रा में मना कर रहे हैं। बीआरपी जो है वो तेलंगाना में मना कर रही है। बीजेटी जो है वो मना कर रही है उड़ीसा के अंदर। और जो 28-29 पार्टी में जो 10 पार्टी इनकी हैं, उनके पास अपने एमपीज ही नहीं हैं, तो वो किस तरह की बात कर रहे हैं। अभी जो ये 3 स्टेट्स में हारे हैं, पहले उसको तो देख लें। जो 3 स्टेट्स में ये हारे हैं, उन 3 स्टेट्स ने इनकी जो कमजोरी है, क्या वो इनको नजर नहीं आ रही है? और अगर हम बात करते हैं, आप बात करते हैं एनडीए की, तो एनडीए जो है उसने 3 स्टेट्स में जो भी पूर्ण बहुमत जो जीत जो मिली है, जो परचम लहराया है, वो अपने आप में एक जनता में एक मैसेज है। अब ये मैसेज क्यों इनको कन्वे नहीं होता है? क्या उनको जो पूरे जो सर्वे अभी आए हैं, जिससे ये पता लगा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो श्री नरेंद्र भाई मोदी हैं, वो किस तरह से देश के नहीं पूरी दुनिया में एक लोकप्रिय नेता हैं। तो आपको लगता है कि कोई भी ओपोजिशन का कोई भी नेता इस उनकी जो छवि है उसको टच भी कर सकता है? नहीं, तो ये आपने एमपीज का जिक्र किया है कि कई ऐसी पार्टियां हैं इंडिया गठबंधन के साथ जिनके एमपीज नहीं है। एनडीए में भी ऐसे न जाने कितने दल हैं जिनके एक भी एमपीज नहीं है। मैं एक चीज ये भी पूछ रही हूँ, इनसे ये भी पूछ के मुझे बताइए कि इनके जो I.N. है उसके नेता कौन है? हमारे एनडीए के नेता तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, तो इनके नेता कौन है?
वो तो कह रहे हैं कि हम इंडिया गठबंधन जब हमारा चुनाव लड़ेगा तो उस दौरान बता दिया जाएगा। अभी आप इतना बेचैन, इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? कांग्रेस तो यही पूछ रही है। 2014 2019 से क्या फर्क है? आप अगर दिल्ली में ही देख लीजिए तो 2014 में हमारा जो वोट परसेंटेज था वो 56% था। अगर ये कर भी लेंगे तो उससे हमें क्या फर्क पड़ेगा? एक छोटा सा रिएक्शन यस जी, उसके पास आते हैं आपके पास राहुल जी। सिर्फ इतना कहूंगा योगेश जी कि लोकप्रिय नेता का ऐसा है कि अमेरिका के भूतपूर्व इतिहास में एक राष्ट्रपति थे जिन्होंने राजीव गांधी जी को अपने हाथ से छाता पकड़ के उनकी गाड़ी तक छोड़ा था। जिस दिन आपके जुमले और मीडिया के प्रचार के दम पे खड़े हुए नेताजी ऐसा कुछ कर लें, उस दिन इस बारे में बात करेंगे, तब तक के लिए जाने दे दें। दूसरी बात, यदि आपको कोई डर नहीं है तो आप लगातार क्यों इसमें लगे हुए हैं कि इंडिया में ये दल है, वो दल है, ये हो रहा है, वो हो रहा है? आप अपना काम कीजिए। आप काम करेंगे क्या? आपके पास 365 दिन एक ही तो काम है, कहीं जाके झूठ बोलो, कहीं जाके हिंदू मुसलमान करो, कहीं जाके गलत करो, गरीबों पे अत्याचार करो, युवाओं को रोजगार मत दो, उनको धर्म संसद बुला के चाकू छुरे पकड़ा दो, ये काम है आपका। तो ठीक है, आप सवाल कीजिए, लेकिन देश अब सड़क पर आपके खिलाफ 14 तारीख से फिर खड़ा होने वाला है। करोड़ों लोग आएंगे और उसके बाद आप ये झूठ और जुमलेबाजी की सरकार नहीं चलेगी। मैं इतने आत्मविश्वास से इसलिए बोल पा रहा हूं क्योंकि अभी जब आपका पहला वक्तव्य शुरू हो रहा था तो 1 सेकंड लगा था आपको जवाब शुरू करने में, जबकि आपको आवाज आ रही थी जो हमें यहाँ एको सुनाई देगा था। खैर, वो आपका व्यक्तिगत टेक्निकल मामला है, वो देखिए आप। लेकिन इस पर आप बिल्कुल भी अपनी तरफ से जजमेंट ना दीजिए, और आपको नहीं, पूरी भाजपा को सलाह है मेरी कि इंडिया गठबंधन में क्या हो रहा है। आप लोग सिर्फ हमारे गठबंधन का नाम किया है इसलिए इंडिया बोलने का प्रयास करते हैं, और आप हमें सबक देते हैं देशभक्ति का। देशभक्ति, माफ कीजिएगा, आपके बहुत सारे लोगों को देशभक्ति का अर्थ भी नहीं पता है। आप लोग केवल स्वार्थ और अत्याचार जानते हैं। देशभक्ति अगर आप लोगों को पता होती तो मणिपुर में 8 महीने से महिलाओं के साथ वो नहीं हो रहा होता जो हो रहा है। आगे आपका जवाब चल रहा है और हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी घूम फिर रहे हैं। जी योगेश जी। ठीक है, यस जी, आगे आपका जवाब। राहुल यादव जी, क्या लगता है कि यूपी की जो स्थिति बनती नजर आ रही है, क्योंकि वहां पर बयानबाजी तो अभी भी थमती नजर नहीं आ रही है। जब 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे थे तब ये कहा जा रहा था कि भाई लोकसभा आने दीजिए, लोकसभा के चुनाव तब देखा जाएगा, लेकिन जो बयानबाजी का सिलसिला था वो अभी भी लगातार चल रहा है। आपकी तरफ से 2022 का उदाहरण दिया जा रहा है, और जितनी मुझे जानकारी है, जो मेरे पास खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस कह रही है कि साहब 2009 के प्लान को उठाइए, 2009 में किसको कितनी सीटें मिली थी उस आधार पर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अपनाइए। क्या सामंजस्य बैठ पाएगा दोनों लोगों के बीच में? विचारों में थोड़ा सा विचार डिफर होता है, इनके विचारों में थोड़ी सी अलगाव हो, लेकिन संविधान बचाने को लेकर, धर्मनिरपेक्षता के मुद्दे पर, और जो महंगाई, बेरोजगारी, नौजवान, किसान और महिलाओं के लिए इनके साथ न्याय का जो मामला है, इसको लेकर के सारे पार्टियां, सारे दल एकजुट हैं। और मैं प्रीति जी को आश्वस्त कर दूं कि इनके जो एनडीए के घटक दल है उसमें से अभी इन्होंने हवाला दिया, इनके कई दल तो ऐसे हैं जो अगर अकेले लड़े तो शायद एक प्रधान का चुनाव भी न जीत पाए। तो उसमें से घटक बीजेपी लगभग सारे मोर्चों पर विफल रही है। मैं आपको उदाहरण के माध्यम से बता दूं, आपके कार्यक्रम का जो समय है यह कम पड़ जाएगा क्योंकि मैं बता ही रहूंगा। अभी आप देखिए, हमारे देश में 65% ऐसे युवा हैं जिनकी आबादी 35 साल से कम, 50% की आबादी ऐसी है जिनकी जो उम्र है वो 25 साल से कम है। ये युवा हर मोर्चे पर ठगे जा रहे हैं। अभी पेट्रोल है, डीजल है, दूध है, दवाई है, इसके दाम देखिए तो आसमान छू रहे हैं। अगर ये बहुत हमारा मध्यम वर्ग का एक ऐसा तबका है जो आज कर्ज के बोझ तले दबा जा रहा है। जब इनकी मर्जी होती है, मीटिंग करते हैं, रेपो रेट बढ़ा करके इनकी ईएमआई को बढ़ा देते हैं ताकि ये जिंदगी भर कर्ज में डूबे रहें। तो ये सरकार ने दरअसल समाज के लिए कुछ नहीं किया, किसानों की आय को दुगनी नहीं किया। 41 करोड़ लोग बेरोजगार थे 14 से पहले, आज 43 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, उससे ज्यादा लोग बेरोजगार हैं। और 2 करोड़ जो नौकरियां लाने का इन्होंने वादा किया था उसको भी इन्होंने पूरा नहीं किया, क्योंकि ये मुद्दे से भागते हैं। तो कुल मिलाजुला करके आज बीजेपी फिर से 80-20 के फार्मूले पर चुनाव लड़ना चाहती है और इसी फार्मूले के तहत चुनाव को जीतना चाहती है, और इसका पर्दाफाश इंडिया गठबंधन के हमारे सारे दल एकजुट होकर करेंगे। और रही बात वोट शेयरिंग की, सीट शेयरिंग की, तो सीट शेयरिंग को लेकर के हमारे बीच कोई मतभेद नहीं होगा। हमने ये तय किया है कि बहुत ज्यादा सीटों पर लड़ करके कम सीटें जीतने से बेहतर है कि हम कम सीटों पर लड़कर
ज्यादा से इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन होगा वो 4% से ज्यादा। राहुल जी, ये बात तो आप कह रहे हैं, लेकिन जिनके बीच बात हो रही है, जो आपके नेता हैं, जो यकीन करिए, हाँ, आपके पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, अगर उनको ये बात समझ में आए, वो तो कह रहे हैं कि साहब नहीं, वो तो जो ठान लिया तो ठान लिया। मायावती को लेकर के भी तमाम तरीके की कयास चल रही हैं, सियासी हलकों में चर्चा हो रही कि बीएसपी, कांग्रेस तो चाह रही है, कांग्रेस की तरफ से अजय राय साहब की तरफ से कह भी दिया गया कि बीएसपी को भी साथ में लेकर चलना होगा, क्योंकि दलित वोट बैंक साधने की पूरी रणनीति की जा रही है। बीएसपी भी का मूड जो है वो झुकाव नजर आ रहा है इंडिया की तरफ, लेकिन आपके नेता हैं वो, उनका तो मूड कुछ और ही नजर आ रहा है। अब देखिए, अब इसको भी लेकर के मैं स्पष्ट कर दूं कि कुछ हमारे देश में ऐसी पार्टियां हैं जो ना एनडीए में है ना इंडिया में है। उसमें एआईएमआईएम और बीएसपी एक उदाहरण के रूप में आपके समक्ष है। एक्चुअली इन लोगों का मकसद क्या है? इन लोग दरअसल ये चाहते ये है कि बाहर रह करके बीजेपी के बी टीम के रूप में काम करें, इसलिए हमारा विरोध इनके साथ रहता है। अब रही बात बीएसपी की, तो बीएसपी अपने स्तर पर इंडिया गठबंधन के लोगों को अगर अपनी सहमति सबसे मिल जाती है तो इनको लेने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि बीएसपी का इंडिया गठबंधन में आने या ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, आप ये बड़ा दावा कर रहे हैं। बहरहाल मनीष कुमार गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मनीष कुमार गुप्ता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इंडिया और एनडीए में क्या चल रहा है, आपको क्या नजर आ रहा है? क्योंकि खबरें लगातार चल रही हैं, इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर के लगातार पिछले 3-4 दिनों से बैठकों का दौर जारी है, अलग अलग नेताओं की तरफ से बैठकें चल रही हैं। यस जी आ रहे हैं, आपने इस बात को रख दिया, जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, और प्रीति जी ने उसको सुना भी। और एनडीए की अगर हम जिक्र करें तो एनडीए लगातार जीत की प्लानिंग, हैट्रिक लगाने की पूरी रणनीति कहा जा रहा है कि एनडीए ने बना लिया है। कौन आगे कौन पीछे नजर आ रहा है? देखिए योगेश भाई, जब भी कोई गठबंधन होता है तो सबसे पहले क्या डिस्कस होना चाहिए? सबसे पहले डिस्कस ये होना चाहिए हम गठबंधन में क्या करेंगे, हमारी आइडियोलॉजी क्या है, हम क्यों गठबंधन कर रहे हैं। अगर इन तीनों प्रश्नों का जवाब पूछें तो विपक्ष के पास एक जवाब है कि हमें मोदी को हटा, कोई और मुद्दा नहीं है, है ना। इसकी वजह से आज ये गठबंधन की ये स्थिति है कि ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि किसको कितनी सीटें लड़नी है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि जब इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय नहीं है, जब इनका ये तय नहीं है कि हमें किससे क्या स्ट्रेटजी रखनी है, क्या आइडियोलॉजी रखनी है, कौन चुनाव लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, नहीं, ये सब तय ही नहीं है। इनका क्या कहता है मुझे कितनी सीट जीत जाए, मैं कितनी कब ले, अब मुझे ज्यादा कैसे मिलेंगी कि भाई मैं पिछली बार इलेक्शन जीता था तो मेरी ज्यादा थी तो मुझे ज्यादा दे दो। कोई कहता कि इस बार हमारा काम बढ़ गया है, हमारी विधानसभा में जीत हो गई है तो हमें ज्यादा दे दो। तो समस्या ये है कि जहां हम उद्देश्यों के लिए नहीं, हमारे उद्देश्य जो पवित्र नहीं है, ऐसे में हर पार्टी सिर्फ ज्यादा का माल लेना चाहती है। कांग्रेस चाहती है कम मिले ज्यादा मिले, मेरा युवराज प्रधानमंत्री पद का दावेदार बन जाए। नीतीश कुमार जी चाहते हैं जो हो या ना हो लेकिन मैं संयोजक बन जाऊं। डीएमके चाहती है कि जो हो सो हो, मैं तमिलनाडु में अकेली पार्टी के रूप में स्थापित हो जाऊं। समाजवादी पार्टी कह रही है कि मैं कांग्रेस को अपने यहां घुसने तक ना दूं। तृणमूल कांग्रेस कह रही है ना दूं। वाम मोर्चा कह रहा है कि हमें पंजाब में और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की स्थिति यह है कि कभी वो कांग्रेस के चरण चुंबन करते हैं, कभी वो कांग्रेस से नाराज होने लगते हैं, पता नहीं लगता कि वो आखिर चाहते क्या हैं। ऐसी स्थिति में ये गठबंधन अपना मूर्त रूप ले पाएगा, मुझे इसमें अभी संदेह नजर आता है। चलिए, आपने ये कहा तो यहीं से एक बड़ा सवाल मैं उठा रहा हूं, हालांकि जो मैं पूछने जा रहा हूं बहुत बड़ी हाइपोथेटिकल बात हो जाएगी जो मैं कहने जा रहा हूं, क्योंकि आपने कहा कि इंडिया गठबंधन मूर्त रूप ले पाएगा भी या नहीं, इस पर भी संदेह है। अगर इसको हम देखें, आपकी बातों को हम थोड़ा सा तवज्जो दें, तो क्या ऐसा नजर आ रहा है क्या, क्योंकि उधर राहुल गांधी की यात्रा को लेकर के भी जाहिर तौर पर विपक्षी दल तमाम नाराज हैं, ये बात आप सही कह रहे हैं, क्या कांग्रेस और बीएसपी साथ में चुनाव लड़ सकती हैं क्या लोकसभा के? देखिए, निश्चित रूप से ये पॉसिबिलिटी मुझे नजर आ रही है।
क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस इंक्लाइंड है उत्तर प्रदेश में एंटर करने को, जिस तरीके से तीखी बयानबाजी उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और मध्य प्रदेश और राजस्थान के नेताओं ने करी, कहीं ना कहीं ये मैसेज हुआ कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को जीवित होने का मौका नहीं देना चाहती। और वही समाजवादी पार्टी ये भी नहीं चाहती कि बहुजन समाज पार्टी को भी कोई सम्मानजनक स्थान मिले। और बहुजन समाज पार्टी को बस समाजवादी पार्टी से बहुत समस्याएं हैं। तो ऐसे में कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी मिलकर समाजवादी पार्टी के सामने खड़ी रही तो इन दोनों का नुकसान हो जाएगा, इन दो जाएगी, उसमें भाजपा का बड़ा फायदा हो सकता है। इसलिए कांग्रेस को समझदारी से निर्णय करना चाहिए, किसी तरीके से बसपा और समाजवादी पार्टी दोनों को जोड़ ले, चाहे इसमें उसे कितना भी कंप्रोमाइज करना पड़े। पर जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी अपना एग्रेशन ट्विटर पे दिखा रही है, वो ये बता रही है कि हम उस घटना को आज तक नहीं भूले जब उनके स्त्रीत्व पर कुछ अटैक किया गया, जब उनकी जान की बाजी लग गई। नहीं, उससे मैं मनीष जी उस कमेंट से और वो टिप्पणी से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मायावती समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव न लड़ती। और ऐसा भी नहीं था, तब शिवपाल सिंह यादव जी भी उस पार्टी में थे और अखिलेश यादव जी भी थे, और किस तरीके से डिंपल यादव जी वहां पर जाती हैं, पैर छूती हैं। तो अगर वो स्थिति होती, वो दर्द होता, तो फिर ये एक साथ एक मंच पर ना आते, और वो फिर अब ये पॉलिटिकल स्टंटबाजी है, मुझे लग रहा है। अगर ऐसा हो रही होता तो वो ट्विटर पर उन्होंने क्यों लेकर, ये पॉलिटिकल स्टंटबाजी मैं बोल तो रहा हूँ, ये पॉलिटिकल स्टंटबाजी है कि एक बार आप कहिए साहब कि वो दर्द है मेरा, और उसके बाद फिर गले लगाइए और बताइए कि नहीं वो सब पुरानी बातें हैं, भूल गई, और उसके बाद जब फिर थोड़ी दूरी बढ़ती है तो फिर उसके बाद वही कुरे दिए। कई बार क्या होता है योगेश भाई, आपकी बात सही है, आपसे सहमत हूं मैं, लेकिन कई बार क्या होता है, एक बार आदमी की जहां मौत नजदीक आ जाती है तो वो जीवन भर भूल नहीं सकता। एक चुनाव में क्या हुआ, जब उनको लोगों ने समझाया कोई बात नहीं, जो भी ये आगे बढ़ना चाहिए वो समझ में आ गया, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, उनकी बकौल मायावती जो उनकी दलित विरोधी नीति थे, उन्होंने दोबारा से कान पकड़ ली कि नहीं भैया समाजवादी पार्टी के साथ कभी नहीं, तो उनके वो जख्म थे वो हरे हो गए। अब अगर योगेश जी उनके जख्म हरे हो गए तो ऐसा व्यक्ति मर जाएगा, लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जाएगा। इस तरह का एहसास मुझे उनके ट्वीट से हो रहा है। चलिए, हाँ, ट्वीट तो जो अग्रेसिवपन उनके नजर आ रहा है उनके बयानों से, वो तो खैर इसी और इशारा कर रहा है, लेकिन कहते हैं ना कि राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ यही, इसका भी कोई अंदेशा नहीं है। प्रीति जी, यस जी आ रहे हैं आपके पास। प्रीति जी, एक बड़ा सवाल यहां पर यह उठ रहा है, क्योंकि कांग्रेस जिस तरीके से रणनीति अपनाती नजर आ रही, 11 दिन अपनी यात्रा उत्तर प्रदेश में करने जा रही, सबसे ज्यादा दिन उत्तर प्रदेश में रहेगी कांग्रेस, राहुल गांधी की यात्रा, और अपने आप को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रही है। 15 साल का इतिहास कम से कम दोहराने की वो जरूर कोशिश कर रही है, क्योंकि 2009 के लोकसभा चुनाव में 21 सीटों पर जीत मिली थी। हालांकि उपचुनाव हुआ, उसके बाद 22 सीटों पर आ गई थी, राज बब्बर जी ने डिंपल यादव को हरा दिया था। तो उस जीत को एक बार रिपीट करने की कोशिश, अपने आप को एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही है। और बीजेपी का अगर जिक्र करें तो 2019 में 16 सीटें हारी थी बीजेपी ने, हालांकि जो चुनाव हुए तो 2 सीटें फिर जीत ली गई, तो 14 सीटें तब भी बीजेपी के पाले में नहीं रही हैं। कैसे आप अपने किले को बचा पाएंगे, कैसे अभेद कर पाएंगे? तक राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा की और यात्राओं की आप बात कर रहे हैं, तो भारत को तोड़ने का काम भी कांग्रेस ने किया था। प्रधानमंत्री जी जो हैं उन्होंने तो कश्मीर को भी जोड़ने का काम किया है। जहां तक गठबंधन जो है, ये घमंडिया गठबंधन है, उसके आज प्रवक्ता क्या, नेता क्या, उनके कोई भी जो कार्यकर्ता हैं वो भी अपने आप को प्रधानमंत्री बताने का प्रयास कर रहे हैं। राहुल गांधी जी कहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, ममता बनर्जी कहती है मैं प्रधानमंत्री बनूंगी, नीतीश कुमार जी कहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री बन रहा हूं। तो ये तो वही बात हुई ना कि जो बैट्समैन है वो ये कह रहा है हमें बॉलर को आउट करना है, मगर बॉलर कौन होगा उसका नाम नहीं बताना है। उसका नाम तो भैया हम मैच के बाद बताएंगे। मोदी जी ने जो काम किया है पूरे देश के अंदर, वो चाहे ट्रिपल तलाक हो, हर मजहब के लिए उन्होंने काम किया है। मैं अभी पिछले दिनों कांग्रेस के एक नेता का भाषण सुन रही थी, जिसमें वो ये कह रहे थे कि भैया भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो राहुल गांधी जी हैं वो बड़ा मेच्योर हो गए हैं। तो भैया 55 साल की उम्र के बाद अगर कोई अभी मेच्योर हो रहा है तो वो किस तरह का क्या काम करेगा, वो तो समझ से बाहर की बात है। ये जो आपका घमंडिया ये जो गठबंधन है, वो लोग जो है ना वो आज धर्म की और उसकी जातियों की राजनीति में उलझ चुके हैं। जबकि मैं आपको बता दूं, ऑन चैनल में ये बात कह रही हूं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए सिर्फ 4 ही जातियां हैं, वो है महिला, युवा,
किसान और गरीब, पूरे देश में उसी को लेके उन्होंने काम किया है और करते रहेंगे। प्रीति जी, बात यहाँ पर देखिए 16 सीटों को मैंने जिक्र इसलिए किया नहीं, ठीक है, आपने ये धर्म की जो बात कही, हिंदुत्व की बात कही, ठीक है, लेकिन अभी आपने विधानसभा का चुनाव भी उत्तर प्रदेश में देखा है। सब जानते हैं कि ठीक है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, वो प्रदेश योगी आदित्यनाथ चलाएंगे, लेकिन उनके क्षेत्र का नेता क्या काम करता है, यस जी आ रहे हैं, यह भी एक बड़ा मायने रखता है। सुरेश राणा जैसे न जाने कितने जो हिंदुत्व को लेकर के इतने मुखर रहते थे, अपने आप को कितने बड़े दिग्गज नेता बताते थे, जनता ने धूल चटा दिया, जनता ने उन्हें धूल चटा दिया। को ये कह रही हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए सिर्फ 4 ही जातियां हैं, वो है महिला, युवा, किसान और गरीब। उसी उद्देश्य को लेकर चले हैं, काम हो रहा है, देश के अंदर काम हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता भी और नेता भी इसी सोच के साथ काम कर रहे हैं। यू कैन फूल सम ऑफ द पीपल सम ऑफ द टाइम, ऑल ऑफ द पीपल ऑल ऑफ द टाइम, बट नॉट ऑल ऑफ द पीपल ऑल ऑफ द टाइम। जनता जान चुकी है, मान चुकी है, पहचान चुकी है। अब इस तरह की चीजें नहीं चलेंगी। अभी मैंने बताया, चलिए कैसी चीजें चलेंगी ये जनता तय करेगी, और बहुत ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है, कुछ महीने ही बचे हुए हैं। यस जी आपके पास आएंगे, फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला यहाँ पर, इसलिए एक ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और हमारे साथ सभी मेहमान लगातार बने हुए हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। यश श्रीवास्तव जी रखिए अपनी बात आप। देखिए योगेश जी, एक और जो मैं पहले वीडियो दिखा रहा था वो प्रीति जी के लिए था, जो मैंने उन्होंने बताया था रोनाल्ड रीगन जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने किस तरीके से राजीव जी का मान रखा था। ये एक और वीडियो है, आपको मिल जाएगा। इसमें राजीव जी और सोनिया जी का स्वागत कर रहे हैं रोनाल्ड रीगन और उनकी पत्नी अमेरिका में। राजीव जी एक ऐसे महान व्यक्ति थे जिन्होंने हमेशा सोनिया गांधी जी को बराबर अपने साथ रखा, और आज भी सोनिया जी उन्हें याद रखते हुए कांग्रेस के साथ और मानवता के साथ बराबर से हैं। तो ये बातें हो गई लोकप्रिय नेताओं की। अब दूसरी बात रही विश्लेषण की, तो योगेश जी अगर किसी को मकान बनवाना है तो उसको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि कौन ईंटें उठा रहा है, कौन सरिया ला रहा है, कौन सीमेंट डाल रहा है। मकान बनवाने वाला यानी कि जनता को इस बात से मतलब होता है कि उनका मकान ढंग से बने, उसी तरह लोकतंत्र में व्यवस्था ढंग से चले। तो आप जो यहाँ पे विश्लेषण सुनते रहते हैं दिन रात, सीटें ये पार्टी वो पार्टी, तो भैया आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं इतनी देर से। ये भटकाने वाला जो विश्लेषण है, आप आम जनता को ये नहीं बता सकते पूरे टाइम कि देखो भैया हमारी एक पार्टी का सिस्टम है, हम तो एक पार्टी वाले हैं और सब ये कर रहे हैं। नहीं, लोकतंत्र में जनता की तरफ सरकार की जिम्मेदारी है कि वो अपने वादे पूरे करे, जनता के प्रति यस जी, ये जिम्मेदारी तो है, जनता भी जानती है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन आखिर आप इतनी खामियां निकालते हैं सरकार में। ठीक बात है, महंगाई है, बेरोजगारी है, ये सारे मुद्दे हैं, कहां चूक हो जाती है जो आप जनता तक अपनी बातों को पहुंचा नहीं पाते या जनता आपकी बात को समझ नहीं पाती है। जो नतीजे जब चुनाव होते हैं तो उनके नतीजे कुछ और देखने को मिलते हैं, जो आप दावे करते हैं उसके विपरीत। नहीं देखिए, बता रहा हूं मैं आपको, ये बात बहुत सारे लोग कहने सुनने में भी शायद हिचकिचाते होंगे, लेकिन मैं कह रहा हूं इस चुनाव के जो नतीजे आए हैं, जिनके दम पे बीजेपी वाले जो हैं वो चुनाव करते रहते हैं, पब्लिक, जनता, लोग, जनमानस, जनसाधारण जो भी कह लीजिए, भारी असंतोष है। लोग इस बात को मानने को कतई तैयार नहीं है कि ये मेजॉरिटी, ये बहुमत इस तरीके से भाजपा को मिला। उसी समय सुप्रीम कोर्ट के वकील और बहुत सारे समाज सेवी, बहुत सारे लोग ईवीएम के खिलाफ और भाजपा ने जिस तरीके से चुनाव आयोग को जकड़ रखा है उसके खिलाफ, और उसे भी बड़ा सवाल कि यदि इतने दूर के धुले हैं तो 20 लाख ईवीएम क्यों गायब हैं, इस सवाल का जवाब आज तक नहीं है। उस सब के खिलाफ ईवीएम में किस तरह धांधली होती है उसका डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहे हैं। यदि भाजपा वाले इतने दूध के धुले हैं, यदि बीजेपी के इनके नेता और गोदी मीडिया, मैं आपकी बात यहां बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, जो गोदी मीडिया है उनकी बात कर रहा हूं, गोदी मीडिया के दम पे खड़े हुए इनके नेता यदि इतने बड़े लोकप्रिय नेता हैं, इतना इनको आत्मविश्वास है, तो करवा दें एक बार ईवीएम हटा के चुनाव। इनको तो उल्टे चुनाव आयोग में किस तरह नियुक्ति होगी उस पर भी नया कानून लाना है, ये देखते हुए कि ये बहुमत ला रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में बुलाया गया था विपक्ष के नेताओं को कि आइए साहब आप समझाइए कहां से ईवीएम को हैक किया जा सकता है। नहीं देखिए योगेश जी, वो
यदि आपको अपनी मशीन की सत्यता का प्रमाण जनता के सामने उनके मापदंडों पर रखना है तो आपको चेक करके बताने वाले की बात सुननी होगी। आप जिस चीज के बारे में कह रहे हैं कि ये इस तरीके से नहीं ऑपरेट होती है, मैं आपको उसी ऑपरेशन में बाध्य कर दूं कि नहीं आप तो ऐसे ही कीजिए और आपका समय शुरू होता है आप और 5 मिनट बाद आपको भगा दूं मैं, तो वो तरीका नहीं है। वो खाना पूर्ति है, तरीके पर आप सवाल उठा रहे हैं, लोगों ने करके दिखा दिया है। मुझे मेरी बात समराइज करने दीजिए। तो कुल मिला के बात यह है कि चुनावों में किस तरीके से भाजपा करती है घपला। हर बार हर चुनाव में इनके नेताओं की गाड़ियों में ईवीएम पकड़े जाते हैं, जबकि 20 लाख ईवीएम गायब है, जिसपे कोई को फर्क नहीं पड़ रहा है भाजपा के लोगों को। तो मैं तो खुला चैलेंज देता हूं, अब चाहे विश्लेषक महोदय जवाब दें या प्रीति जी जवाब दें या जो कोई भी जवाब। ठीक है, डॉक्टर राहुल यादव जी, एक चुनाव करके या श्रीवास्तव जी जो कह रहे हैं, अगर ऐसी स्थिति है तो फिर तेलंगाना भी जीत जाने चाहिए था बीजेपी को, हिमाचल कर्नाटक भी बीजेपी को जीत जाना चाहिए। तो और ऐसे में तो इंडिया गठबंधन को हार ही मान लेना चाहिए कि भाई 2024 में अगर सेटिंग ही है। योगेश जी, हाँ योगेश जी, 3 दिन बाद रिजल्ट आउट हुआ था कर्नाटक और तेलंगाना का, ठीक, हिमाचल का भी जल्दी आउट। डॉक्टर राहुल यादव जी बोल रहे हैं। जी योगेश जी, जय श्रीवास्तव ने बड़ा ही जेन्युइन प्रश्न उठाया। ये जो मशीनों का मामला है, जो धांधली की बात है और शासन प्रशासन के दुरुपयोग की बात है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। पिछले 14 के बाद से जितने भी चुनाव, चाहे स्टेट्स में चाहे सेंट्रल में, प्रशासन के दुरुपयोग का बेतहाशा प्रयोग हुआ है, जिसके पहले की कांग्रेस ने एक समय में 400 से ज्यादा सीटें जीती थी और कभी भी इस तरह की एनआरसी, इस तरह की तानाशाही नहीं रही जो आज देखने को मिल रही है। आप देखें तो बड़े ही प्रीति जी बड़े बड़े दावे कर रही हैं यहाँ पर, लेकिन यह जनता इसके इस बात से परिचित है कि यह सरकार एक बड़े पैमाने पर जो है अल्पसंख्यक, दलित और पिछड़ा विरोधी सरकार है, जिससे बहुत से ऐसे काम किए हैं जिससे इनको न्याय नहीं मिल पाया है। हमारे खुद के प्रधानमंत्री अपने आप को विदेशी बताते हैं। चलिए, आप लगातार इन्हीं दलित, अल्पसंख्यक और ये यानी पीडीएफ फॉर्मूले को लेकर के चल रहे हैं और आपके नेता भी लगातार इसी बात को उठा रहे हैं। डॉक्टर राहुल यादव जी, माफ कीजिएगा मुझे क्योंकि महाराष्ट्र से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, इसलिए आपको यहाँ पर रोक रहा हूं और चर्चा को हमें यहीं पे विराम देना पड़ा है। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बीच आपको सीधे लिए चलते हैं महाराष्ट्र,